हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IIA कानपुर कितने रुपए में पल्स ऑक्सीमीटर सहित आइसोलेशन किट प्रदान कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है 10 रुपये, बी है 15 रुपये, सी है 5 रुपये और डी है 20 रुपये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 10 रुपये। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA कानपुर की सराहनीय पहल के अनुसार होम आइसोलेशन की जरूरी दवाओं और संसाधनों की किट के लिए मरीजों को 10 रुपये और आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। आइसोलेशन किट में पल्स ऑक्सीमीटर भी होगा, लेकिन उसकी कमी को देखते हुए ज़रूरत पूरी होने पर वह वापस लिए जाएंगे ताकि दूसरे मरीजों की मदद की जा सके। इस किट में डिजिटल थर्मामीटर, N95 मास्क 12, सैनिटाइजर 1 बोतल, ऑक्सीमीटर वापसी वायदे के साथ दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन यानी IIA कानपुर की एक विशेष पहल है और उसके अनुसार जो आइसोलेशन की जरूरी दवाओं की किट है वो मरीजों को मात्र 10 रुपये में प्रदान की जा रही है। और इस किट में एक पल्स ऑक्सीमीटर भी होगा, लेकिन इसकी कमी को देखते हुए ज़रूरत पूरी होने पर यह पल्स ऑक्सीमीटर वापस लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कानपुर की पहल है। अगला क्वेश्चन है, बुलंदशहर की वीवकोल कंपनी में कौन सी कोरोना वैक्सीन तैयार की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है कोविशील्ड, बी है कोवैक्सीन, सी है स्पुतनिक वी और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कोवैक्सीन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कोरोना का कवच कोवैक्सीन टीके का उत्पादन होगा। केंद्र सरकार ने पोलियो का टीका बनाने वाली कंपनी भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन यानी बीवकोल को टीके के उत्पादन करने की अनुमति दे दी है। कंपनी हर माह 1.5 करोड़ कोवैक्सीन का उत्पादन करेगी। बुलंदशहर के तहसील क्षेत्र के चोला गांव पर बीवकोल कंपनी में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। यहाँ पर पोलियो की वैक्सीन हर साल 150 करोड़ डोज तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अब बीवकोल कंपनी कोरोना वैक्सीन के हर माह 1.5 करोड़ डोज तैयार कर सरकार को उपलब्ध कराएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो एक टीका उत्पादन कंपनी है, कौन सी? बीवकोल। तो ये जो है कोवैक्सीन टीके का उत्पादन करेगी और हर माह सरकार को 1.5 करोड़ कोवैक्सीन टीके का जो डोज है वो प्रदान करेगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कंपनी है ये पोलियो का टीका बनाने वाली कंपनी है और हर साल जो है ये 150 करोड़ डोज जो है पोलियो का सरकार को उपलब्ध कराती है। और अब ये जो है कोवैक्सीन यानी कोरोना वैक्सीन की जो एक टीका है कोवैक्सीन, उसको भी उपलब्ध कराएगी। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायालय में गांव में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए है मद्रास उच्च न्यायालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय, सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और डी है दिल्ली उच्च न्यायालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रामीण इलाकों और कस्बों में कोरोना संक्रमण के फैलने पर चिंता जताते हुए पीड़ितों को जीवन रक्षक दवाएं और सही इलाज न मिलने की शिकायतों की जांच के लिए 48 घंटे के भीतर हर जिले में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से छोटे कस्बों, शहरों और गांवों में सुविधाओं तथा टेस्टिंग का ब्यौरा भी मांगा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसने 48 घंटे के भीतर हर जिले में कोविड शिकायत प्रकोष्ठ खोलने के आदेश दिए हैं। और ये आदेश कब दिया गया है? तो ध्यान रखना है 12 मई को ये आदेश दिया गया है। अब ये आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 17 मार्च। कब? 17 मार्च 1866 को। 17 मार्च 1866 को जो इसकी स्थापना है वो की गई थी आगरा में, और फिर जो है 1869 में। कब? 1869 में इसे इलाहाबाद में स्थापित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है स्थापना से संबंधित कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में की गई थी आगरा में, लेकिन फिर बाद में इसे जो है 1869 में इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना है वाल्टेर मॉर्गन। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1866 से 1871 के बीच में जो इनका कार्यकाल रहा था। और अगर आज़ादी के बाद देखा जाए कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ध्यान रखना है विधु भूषण मलिक। ये आज़ादी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, और इनका कार्यकाल रहा था 1947 से 1955 के बीच। और वर्तमान में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस संजय यादव। ये वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। तो ये सारी चीज़ें इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 निम्न में से किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर फराह पंडित, बी है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, सी है रविंद्र खत्री, और डी है राधिका गोविंद राजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। उन्हें विश्व भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1986 में की गई थी। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस साल के अंत तक विश्व का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। यह किसकी पहल है? ऑप्शन नंबर ए है नासा, बी है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सी है कनाडियन स्पेस एजेंसी, और डी है उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च से पहले मुख्य टेस्ट में सफल हो गया है। इस साल के अंत में यह टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। यह नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एवं कनाडियन स्पेस एजेंसी की पहल है। इसका नाम नासा के पूर्व प्रशासक जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पेस टेलीस्कोप है इसका नाम क्या है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका नाम है, और ये विश्व का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। और ये किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? तो ध्यान रखना है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी के संयुक्त रूप से इसे बना करके तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये होगा विश्व का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पास चीन का अनियंत्रित रॉकेट गिरा? ऑप्शन नंबर ए है ईरान, बी है चीन, सी है अफगानिस्तान, और डी है मालदीव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। मालदीव देश के पास चीन का अनियंत्रित रॉकेट ने लैंड क्रैश किया। इस अनियंत्रित रॉकेट का मलबा मालदीव के पास हिंद महासागर में गिरा। चीन के इस रॉकेट का नाम लॉन्ग मार्च 5B-Y2 है। यह रॉकेट 28 अप्रैल को चीन के तियानहे स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए चीन द्वारा ही छोड़ा गया था। सैटेलाइट ट्रैकरों के अनुसार यह 100 फीट लंबा और 16 फीट चौड़ा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चीन का जो ये रॉकेट है
इसका नाम क्या है? तो लॉन्ग मार्च 5B/2 इस रॉकेट का नाम है। अब ये चीन द्वारा छोड़ा गया था, कब? 28 अप्रैल को। लेकिन जब पृथ्वी पर वापस लौटते समय ये अनियंत्रित हो गया, तो इस वजह से ये जो रॉकेट है वो पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा। लेकिन ये जो रॉकेट है वो कहाँ पर गिरा है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मालदीव देश के पास ये हिंद महासागर में गिरा है। दोस्तों, ये जो रॉकेट है जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश किया, तब ये जो रॉकेट है ये जलकर के राख हो गया, लेकिन इसका जो मलबा है वो हिंद महासागर में गिरा है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीन का रॉकेट है और इसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5B/2 इसका नाम है। और ये पृथ्वी पर यानी जो हिंद महासागर में इसका मलबा गिरा है वो कब गिरा है? तो ध्यान रखना है कि 10 मई को ये मलबा गिरा है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये था चीन का रॉकेट जो कि हिंद महासागर में गिरा है मालदीव देश के पास। अगला क्वेश्चन है, किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है CBSE, बी है BPSE, सी है HBSE और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने छात्रों और अभिभावकों के लिए दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। CBSE ने 83 स्वयं सेवक, काउंसलर और स्कूल प्रिंसिपल द्वारा कक्षा 9 से 12 के छात्रों को परामर्श सत्र प्रदान करने के लिए प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि दोस्त फॉर मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो CBSE के छात्रों और अभिभावकों के लिए लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, जो CBSE है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1962 में। कब? 1962 में CBSE की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो मनीष आहूजा वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष हैं। और CBSE का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है नई दिल्ली में CBSE का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने कोविवैन हेल्पलाइन शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है दिल्ली, सी है महाराष्ट्र और डी है छत्तीसगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने कोरोना काल के बीच आवश्यक जरूरतों एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से जूझ रहे लोगों के लिए कोविवैन पहल की शुरुआत की है। कोविवैन दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि कोविवैन जो पहल है वो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो दिल्ली राज्य की सरकार द्वारा शुरू की गई है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर इसकी आवश्यकता होगी तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके जो है सहायता ले सकता है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात है तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है मैप में दिल्ली। दिल्ली की कैपिटल है न्यू दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के गवर्नर हैं अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने डोज 1 मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है SpaceX, बी है इसरो, सी है नासा और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए SpaceX। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी SpaceX ने अपना पहला वाणिज्यिक पेलोड वाला डोज 1 मिशन टू मून लॉन्च करने के लिए तैयार किया। डोज 1 मिशन टू मून प्रोग्राम का पूरा भुगतान पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी डोज कॉइन के तहत किया गया। इस उपग्रह को वर्ष 2022 के पहली तिमाही तक लॉन्च किया जाएगा। डोज 1 मिशन टू मून मिशन 40 किलोग्राम के क्यूब उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से भेजा जाएगा। इसका पूरा खर्चा कनाडाई कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन यानी GEC करेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जो ये मिशन है डोज 1 मिशन टू मून, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एलन मस्क की स्वामित्व वाली जो कंपनी है SpaceX ने अपना पहला वाणिज्यिक वाला ये जो मिशन है वो तैयार किया है। अब आपको ध्यान रखना है ये जो मिशन है ये उपग्रह कब छोड़ा जाएगा? तो ध्यान रखना है वर्ष 2022 की पहली तिमाही तक इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है असम और डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में हाल ही में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। वेबकम मोबाइल एप्लीकेशन तकनीक से चालित यह नई प्रणाली बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास अनुदान प्रदान करने में भी मददगार साबित होगी। इस प्रकार की प्रणाली राज्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि असम सरकार ने असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है और ये जो सूचना प्रबंधन प्रणाली है ये असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। ये जो सूचना प्रबंधन प्रणाली है ये असम सरकार ने शुरू की है। तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और इन्होंने अभी हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है। और असम के जो गवर्नर हैं, जो राज्यपाल हैं, वो हैं जगदीश मुखी। तो ये सारी चीज़ें असम से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 13 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, राफेल नडाल। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमिताभ बच्चन, बी है अनुपम खेर, सी है अक्षय कुमार और डी है रणवीर सिंह। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।